हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। जैसे आपको पता है, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज लाया करते हैं। और आज क्या तारीख है? 13 मार्च 2025। स्वागत रहेगा आपका इस कक्षा में। अगर आप इस कक्षा में आ ही गए हैं तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे क्या आएगा जवाब इसका। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था और कहा था इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अमूल का नाम आपने सुना होगा। अमूल भारत की प्रमुख डेयरी सहकारी संस्था है। इसने यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है, यही आपको बताना था। बस जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या आएगा आंसर इसका। कौन सा स्थान हासिल किया है अमूल ने यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में? अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन थर्ड तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। तीसरा स्थान हासिल किया है अमूल ने इस रैंकिंग में। वहीं जब हम बात कर रहे होते हैं, ये टॉप 3 में स्थान पाने वाला एकमात्र एफएमसीजी ब्रांड बन गया है। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फास्ट, एम का मतलब होता है मूविंग, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का एक मात्र ब्रांड है ये जो टॉप 3 रैंक में आया है। ठीक है ना। वही जब हम बात करें टॉप 1 में कौन है, फिर टॉप 1 में नाम आएगा अमेजन का। अमेजन। सेकंड रैंक कौन लेकर आया है? तो फ्लिपकार्ट का नाम आपने सुना होगा, फ्लिपकार्ट, है ना। तो इस प्रकार ये बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में भारत सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भाग लिया। इस सत्र का शुभारंभ 10 मार्च 2025 को रिक्त स्थान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ। बताएंगे। यहां पर थोड़ा सा मैं आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि कहां पर ये शुभारंभ हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है। इसका मतलब यही है, उद्देश्य मेरा आपसे क्वेश्चन पूछने का। करंट अफेयर्स की जो बात है वो तो मैंने यही क्वेश्चन में ही लिख दी है। अन्नपूर्णा के बारे में जानते होंगे आप, कौन सा मंत्रालय संभाल रही हैं ये? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये संभाल रही हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अन्नपूर्णा देवी। अब आपने लिख दिया होगा इसमें न्यूयॉर्क, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यह शुभारंभ हुआ। 10 मार्च को शुभारंभ किया गया। आज क्या तारीख है? आज आपकी 13 तारीख है ना। कब तक चलेगा ये? 21 मार्च तक चलेगा ये, ठीक है ना। चलिए बाकी यहां पर बातें देख लेते हैं। पीआईबी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के हवाले से। क्या कहा इन्होंने? भारत ने न्यूयॉर्क में प्रारंभ हुए यूएनसीएसडब्ल्यू के 69वें सत्र में भागीदारी की। इंग्लिश में कहें तो 69th सेशन में इन्होंने भागीदारी की। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने यूएनसीएसडब्ल्यू में महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए भारत सरकार की पहलों पर राष्ट्रीय वक्तव्य भी दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा ने राष्ट्रीय वक्तव्य में कहा, महिला और बाल कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाना ही हमारी प्राथमिकता है। और आपको पता है एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ट्विटर जिसे वर्तमान में हम एक्स के नाम से जानते हैं, India@UN। इनके ऑफिशियल अगर हम हैंडल की बात करें तो उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने ये 2 फोटो भी ऐड की थी, जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाने का प्रयास किया है। इन्होंने क्या लिखा? ऑनेबल मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी डिलीवर्ड इंडियाज नेशनल स्टेटमेंट एट 69th सेशन ऑफ CSW। क्या क्या बातें कही इन्होंने? emphasized increased presence of women in every walk of life। ठीक है।
अंडरस्कोर्ड इंडियाज विजन ऑफ विमेन लेड डेवलपमेंट। हम बात करते हैं विकास की, विकास में महिलाएं किस प्रकार से भागीदार बन सकती हैं, ऐसा इंडिया का विजन इन्होंने वहां पर बताया। हाईलाइटेड दैट इंडियाज की प्रायोरिटीज इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन, increasing women's workforce participation and their digital and financial inclusion, and zero tolerance towards all form of violence against women and girls। इन्होंने कहा कि हम एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो हम स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। महिलाएं किस प्रकार से भागीदारी कर सकती हैं वर्क फोर्स में, इस पर भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात इन्होंने बताई, और महिलाओं के साथ जो वायलेंस होता है, जो दुर्व्यवहार होता है, उसके अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की नीति की इन्होंने बात कही अन्नपूर्णा देवी ने, ठीक है ना। तो यहां इंडिया एट यूएन इन्होंने एक और ट्वीट किया था। ऑनेबल मिनिस्टर अन्नपूर्णा टुक पार्ट इन मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल। आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हिस्सा लिया। वहां पर जेंडर इक्वलिटी को लेकर बातें हुई, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बातें हुई, है ना, इस 69th सेशन में। और इसकी कुछ हाईलाइटेड जो बातें हैं वो यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखी हैं अपने ट्वीट पर। क्या कहा इन्होंने? इंडियन वीमेन आर टुडे प्रेजेंट अक्रॉस सेक्टर फ्रॉम रिसर्च एंड इनोवेशन टू ब्रॉड रूम्स, मिलिट्री, लॉ इन्फोर्समेंट एंड एविएशन। इन्होंने कहा कि आजकल जो महिलाएं हैं वो शोध से लेकर रिसर्च से लेकर हर क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगी, नवाचार के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेंगी, मिलिट्री की दुनिया में, लॉ इन्फोर्समेंट की दुनिया में। आपको पता है लॉ की दुनिया में मैंने आपको 2 दिन पहले ही एक न्यूज बताई थी, हाल ही में कौन सी वो महिला है जो देश की पहली महिला विधि आप कह सकते हैं लॉ सेक्रेटरी बनी है। क्या नाम आएगा? आपने नाम लिखा होगा उसमें, राणा नाम था उनका, तो पूरा नाम बता दीजिएगा उनका, ठीक है ना। तो आजादी के इतने सालों के बाद भी आप कह सकते हैं कोई लॉ सेक्रेटरी कोई महिला नहीं बनी, अभी पहली बार बना है कोई, ठीक है। इंडिया इज कंसिस्टेंटली augmenting national resources for women led development with a well resourced national ministry, statutory body, targeted schemes at national and state level separately for women and children। ये तो आपको पता ही है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग स्तर पर कुछ स्कीम लाई जाती हैं ताकि उनका अलग से हम कह सकते हैं थोड़ा सहयोग कर सकें, वो भी क्या है एक उस लेवल पर आ सकें जहां पर बाकी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यही पूछा गया था कि यूएन का मुख्यालय जो है ना कहां पर, न्यूयॉर्क में, वहीं पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसमें भागीदारी की थी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में काम कर रही हैं। तो वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है? तो आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक जिसे हम हिंदी में कहते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। जिनेवा कहां पर है? जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है, वहां पर किसका मुख्यालय है? तो आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। पेरिस में किसका मुख्यालय है? तो आपको पता है यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। ये देशों को एकजुट करने का प्रयास करता है। आपको पता है ना विश्व विरासत स्थल कौन घोषित करता है? तो यही तो करता है विश्व विरासत स्थल, क्लियर है, यूनेस्को। तो वो स्थल चाहे वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, चाहे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ये विश्व स्तर का घोषित कर देते हैं। जब विश्व स्तर का घोषित करेंगे तो जाहिर सी बात है विश्व स्तरीय लोग वहां पर पहुंचेंगे तो पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा मिलेगा, और जाहिर सी बात है वो किराया लगाकर आएंगे, बस में आए, ट्रेन में आए, जैसे भी आए, और इस प्रकार से जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो पैसा भी तो आएगा ना, तो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है वो चीजें। तो प्रभाव तो देखने को हर क्षेत्र में पड़ता ही है। तो एकजुटता सी आ रही है ना कहीं ना कहीं। हम अगर उनके कहीं जाते हैं ऐसे जगहों पर जो विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिए गए हैं यूनेस्को के द्वारा, तो वहां पर भी तो हम जाएंगे तो वहां पर भी किराए
पर जाएंगे ना, बस में जाएं, ट्रेन में जाएं तो पैसा देंगे, होटल में रुकेंगे तो वहां पर पैसा देंगे, तो उनकी अर्थव्यवस्था में थोड़ा इजाफा तो करके आएंगे ही। इसी प्रकार अगर वो हमारे यहाँ आते हैं तो वो भी ऐसा करते हैं, तो इस प्रकार क्या होता है, एक जुड़ाव सा महसूस होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहां से वर्चुअली माध्यम से 4 हेली सेवाओं का शुभारंभ किया। ये सेवाएं देहरादून को नैनीताल, बागेश्वर और मसूरी से जोड़ेंगी। हाल ही में हल्द्वानी और बागेश्वर के बीच भी हवाई संपर्क जो है वो भी स्थापित हो जाएगा। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी रिसेंटली लॉन्च्ड 4 heli services virtually from which place? These services will connect Dehradun to Nainital, Bageshwar and Mussoorie, as well as establish air connectivity between हल्द्वानी एंड बागेश्वर। तो कहां से उन्होंने वर्चुअली शुभारंभ किया है इस 4 हेली सेवाओं का? अगर आपने लिखा होगा देहरादून तो आपने अच्छा जवाब दिया है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की राजधानी है ना। यही है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने इसको शुरू किया है। ग्रीन झंडी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, है ना। बाकी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ये जो वहां की विधानसभा की अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी भूषण, इन्होंने घोषणा की थी कि नैनीताल और हरिद्वार में क्या हो जाएगा, वहां पर 2 साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे क्योंकि साइबर अपराध बढ़ रहा है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस उत्तराखंड की विधानसभा के बारे में। उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं आपको देखने को मिलेंगी? 70 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। वहां पर गवर्नर की भूमिका कौन निभा रहे हैं? तो नाम किसका आएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह का नाम आएगा। सीएम तो आपको पता ही है, जिनकी मैंने अभी हाल ही में आपको फोटो दिखाई है, ये देखिए पुष्कर सिंह धामी। ये तो पता लग ही गया आपको। रितु खंडूरी भूषण जो कि वहां पर विधानसभा में अध्यक्ष की भूमिका निभा रही है, इंग्लिश में कहें तो ऑनेबल स्पीकर। ये कौन है? ये है नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष कौन होता है? तो सभी को पता है, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके किसी नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाता है। कौन है? यशपाल आर्य वर्तमान में यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं। तो यहां जब आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में बीजेपी के पास यहां पर बहुमत है। 70 में से 48 सीटें किसके पास हैं? बीजेपी के पास है। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है। उसके बाद इंडिपेंडेंट भी हैं 2 सीटें। बहुजन समाज पार्टी के पास भी कितनी सीटें हैं? 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के पास है। 48 और 2 50 और 1 51, 51 और 9 60 और 10 70, यानी कितनी सीटें हो गई है आपकी? 17 विधानसभा की सीटें हो गई हैं यहाँ पर। उत्तराखंड की बात है ये। ठीक है, तो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उठाया था। ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है? आप कहेंगे हो गया है, तो चलो फिर नेक्स्ट हो गया क्लियर तो शेयर करते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में कौन से राज्य की वित्त मंत्री चोना मीन ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक बजट पेश किया है? रिसेंटली डैश स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर चोना मीन हैज प्रेजेंटेड द एनुअल बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो जल्दी जल्दी से बता देंगे। मैंने आपको बताया भी था, मैंने ये कहा था ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता, ऑप्शन सी मैंने समझाया भी था, है ना। इन दोनों में अगर देखा जाएगा तो ओडिशा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नाम है ओडिशा में इस नाम के व्यक्ति बहुत ही कम पाए जाएंगे। आप अगर तुक्का भी लगाते तो आप क्या कर सकते थे? अरुणाचल प्रदेश इसमें टिक कर सकते थे। मिजोरम के बारे में मैंने बताया था, मिजोरम के सीएम कौन है? तो लाल दुहोमा। लाल दुहोमा वहां के सीएम हैं। वही क्या है? वही वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वित्त मंत्रालय भी है। उन्होंने ही बजट पेश किया था 4 मार्च को, मैंने आपको पहले ही बताया भी था, समझाया भी था। गुजरात के बारे में तो आपको पता ही है, वहां पे कौन है? कन्हू भाई पटेल हैं। इन्होंने अब की बार जो बजट पेश किया था वो किस माध्यम से किया? वो इन्होंने डिजिटली बजट पेश किया अब की बार, डिजिटली। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको पता चल गया है। ओडिशा में वित्त मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में।
अरुणाचल प्रदेश के जो मंत्री हैं चोना मीन, ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बजट पेश किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने 4 स्तंभ बताए हैं इस बजट के। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं वो 4 स्तंभ बजट के? एक तो इन्होंने कहा नवाचार, इनोवेशन, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि निवेश, क्या हो जाएगा इसका मतलब इन्वेस्टमेंट। तीसरा इन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि आप कहेंगे बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा। इस प्रकार से ये पॉइंट आपका हो गया, तीसरा ये हो गया। और चौथा आपका कौन सा बन जाएगा इसमें? तो ये चौथा स्तंभ आपका अर्थव्यवस्था बन जाता है मेनली, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था। ये 4 स्तंभ हैं। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे भारत में हम बात करते हैं विकसित भारत की, ठीक इसी प्रकार इन्होंने जो बजट पेश किया है किस थीम के आधार पे किया? इन्होंने कहा हमने जो बजट पेश किया है वो है विकसित अरुणाचल प्रदेश के आधार पे। विकसित अरुणाचल प्रदेश की थीम को ध्यान में रखते हुए हमने जो बजट ये पेश किया है। और इन्होंने कहा कि इससे किस किस को फायदा होगा? इसमें महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ेगी, महिलाएं आगे आएंगी। इसके अलावा किसान जो हैं उनको भी फायदा मिलेगा। किसानों के साथ साथ और किसको फायदा मिलने वाला है इसमें? इन्होंने कहा कि जो भी शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम अच्छा करेंगे। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो भी क्या हो जाएंगी? बेहतरीन बनेंगी। उनके लिए भी क्या है हमने प्रावधान किए हैं। रोजगार की बात भी इन्होंने कही। तो इस प्रकार से जो भी इन्होंने पॉइंट बताए उनके अनुसार से इन्होंने कहा कि हम विकसित अरुणाचल प्रदेश की जो भूमिका है वो क्या रहने वाली है, उसी क्षेत्र में हमने ये काम करने का प्रयास किया है, ठीक है। 39,842 करोड़ का इन्होंने बजट ये बनाया, ठीक है ना। इसमें घाटा कितना दिखाया इन्होंने? घाटा दिखाया था 966.5 करोड़ का। चलो जी, अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपने देखा होगा केंद्रीय बजट के बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो आपको पता है श्रीमती निर्मला सीतारमण। इन्होंने जब बजट पेश किया था तो मैंने इस टॉपिक पर 2 वीडियो बनाई थी, बजट पर 2 वीडियो बनाई थी। पहली वीडियो में मैंने बताया था बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बजट कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले बजट पेश किसने किया, आजादी से पहले बजट पेश किसने किया, गणतंत्र भारत का बजट पेश किसने किया, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है। सारी बातें मैंने बजट पार्ट 1 में समझाई थी। बजट पार्ट 2 में मैंने समझाया था श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया इसमें कौन कौन से स्तंभ इन्होंने बताए, क्या क्या बातें इन्होंने बताई। वो जो इन्होंने टैक्स में छूट दे दी थी, है ना, 12 लाख की, उसको कहानी के रूप में समझाया था कि वो वास्तव में था क्या। तो जाइएगा प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिएगा 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर। अब क्या है, अब हम चल रहे थे किसके बारे में? अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानने के लिए चल रहे थे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की जब बात करते हैं तो सीएम कौन है? पेमा खांडू। विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हैं वर्तमान में? तो आप कह देंगे टेसाम पोंगटे अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हैं वर्तमान में? तो आपको पता है करदो नेईग्योर। यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन की फोटो नहीं लगी हुई है, नहीं लगी हुई है इसका मतलब क्या है? वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है ना। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए चाहिए क्या होता है? ये चाहिए होता है कि दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास कम से कम 10% विधायक होने चाहिए टोटल के, ठीक है। तो ये क्या है, ये गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनायक। तो यहां पर जैसे अगर बात करें कितनी विधानसभा की सीटें हैं, 60 विधानसभा की सीटें हैं। कुल सीटें विधानसभा की 60 हैं, 60। और वैसे जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे, इनकी पूरी लिस्ट निकालेंगे तो वहां पर आपको 59 की लिस्ट ही मिलेगी, ठीक है। वैसे नॉर्मल आप कहीं भी सर्च करेंगे तो 60 मिलेगा, लिस्ट आपको 59 की मिलेगी वहां पर, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के पास इतने विधायक नहीं है कि वो अपने वो बना पाए, ठीक है ना। तो वो मैंने थोड़ा सा क्या होता है एक बनाता हूं आपके लिए ग्राफ सा, वो अब की बार मैं नहीं लाया इसके लिए। उत्तराखंड वाले के लिए तो मैंने समझाया था, वैसे हर बात में समझाता ही हूं।
अरुणाचल प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में जान लेते हैं। राजकीय पशु अरुणाचल प्रदेश का क्या नाम है? मिथुन, जिसे हम ग्याल के नाम से जानते हैं। राजकीय पक्षी कौन सा है अरुणाचल प्रदेश में? तो नाम आता है हॉर्नबिल का। और कुछ वहां पर आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिलेंगे, टाइगर रिजर्व्स भी देखने को मिलेंगे, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ बातें बता देते हैं आपको। मोलिंग नेशनल पार्क कहां पर है? आपको लिख देना है अरुणाचल प्रदेश। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो नाम लिख देना अरुणाचल प्रदेश का। पक्के बाग अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। शेषा ऑर्किड अभ्यारण्य कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जल्दी से आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कितने संगठनों पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगा दिया है और कितने सालों के लिए लगाया है? 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड डैश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 5 years अंडर यूएपीए। यूएपीए क्या होता है, इसके तहत हम सारी बातें कल कवर करेंगे और आपको बताना है कितने संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है यूएपीए के तहत। 5 साल के लिए लगाया है ना, कितने संगठन है वो बताना है आपको। जम्मू कश्मीर के बारे में तो आपको पता होगा, वर्तमान में ये क्या है? ये वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की भूमिका निभा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, यूटी, यूनियन टेरिटरी। 2019 से पहले क्या था? जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था। 2019 में धारा 370 को तोड़ देने के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बना दिए गए। हो गया क्लियर? उसका जवाब कमेंट में देंगे। लाइक कर दीजिए, कक्षा को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड एनी टाइम एनीवेयर, जस्ट 1 क्लिक अवे। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।